एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा जुडिशरी वाला चैप्टर चल रहा था। हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे थे, जिससे मैंने आपको आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 139 तक कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, कहाँ तक कंप्लीट किया है हमने प्रीवियस वीडियो में? आर्टिकल 124 से लेकर 139 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, जिसमें रिट जारी करने की शक्ति दी गई है किसको? संसद को, कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है मौलिक अधिकार के संबंध में रिट जारी करने का। ठीक है, लेकिन अगर संसद चाहती है तो उसको और क्षेत्र अधिकार उसका विस्तारित कर सकती है आर्टिकल 139 के तहत रिट के संबंध में। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 140। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। आर्टिकल 140, आर्टिकल 140 में न्यायालय की सहायक शक्तियों का वर्णन है। न्यायालय की सहायक या न्यायिक, न्यायालय की सहायक शक्तियाँ, सहायक शक्तियों का मतलब है कि संसद को ये अधिकार है कि वो न्यायालय की सहायता के लिए कानून बना सकती है। ऐसी शक्तियों को या ऐसे कानून को बना सकती है जो न्यायालय को उसके कार्य क्षेत्र में सहायता करें। ठीक है, ये किस में प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 140 में ना पूछा गया है और मुझे नहीं लगता कि आगे एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 140 में क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद आर्टिकल 141, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीरियल वाइज चल रहे हैं इसीलिए मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद आर्टिकल 141 आता है, जिसमें लिखा गया है आबद्ध कर विधियाँ। आबद्ध कर विधियाँ, आबद्ध कर विधियों का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए अपील, आदेश, निर्देश या कोई भी कानून सभी निचले अदालतों में, यानी हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी में बाध्य होंगे। यानी सभी को उनकी जो निर्णय है, उनके कानून हैं, उनके आदेश सब पर बाध्यकारी हैं। ठीक है, आबद्ध कर विधियों में इसी का प्रावधान किया गया है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए सभी आदेश, कानून अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे, अबाध होंगे। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि किसमें दिया गया है ये पावर, उसको आर्टिकल 141 में। उसके द्वारा बने गए सभी नियम, आदेश सबके लिए, जितने भी न्यायिक प्राधिकरण हैं उनके लिए बाध्यकारी होंगे। इसके बाद आर्टिकल 142 आता है। आर्टिकल 142 में पूर्ण न्याय की शक्ति दी गई है। पूर्ण न्याय, पूर्ण न्याय। अब पूर्ण न्याय का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आर्टिकल 142 में पूर्ण न्याय का प्रावधान किया गया है। पूर्ण न्याय का मतलब ये है कि जिस संबंध में, ठीक है, कोई भी ऐसा विषय है जिसके संबंध में संसद का कोई कानून नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा विषय है जिसके संबंध में संसद का कोई कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी निर्णय दे सकता है, और जब तक उस पर कोई कानून नहीं बन जाता वो अपना कोई कानून लागू कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को नियम, कानून बनाने की शक्ति देता है। जो कानून की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। कानून बनाने की शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर जो संसद के पास है, वो आर्टिकल 142 के तहत किसके पास आ जाती है? ठीक है, किसके पास आ जाती है? सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए किसी विषय के संबंध में कोई संसद द्वारा प्रस्तावित कानून नहीं है, उस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, तो वो उनका कानून कब तक लागू रहेगा? जब तक कि संसद उस विषय में कानून नहीं बना सकती। ठीक है, लेकिन कानून बनाने की तो पावर आ गई, तो इसीलिए इसके संबंध में कुछ विवाद भी रहता है कि न्यायालय अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा है, विस्तारित कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो लेकिन ये दिया गया है संविधान में कि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि संसद ने किसी विषय में कानून नहीं बनाया है, लेकिन न्यायालय को दिखता है कि वो सार्वजनिक महत्व का विषय है और उस पर कानून बनाने की आवश्यकता है, तो न्यायालय पूर्ण न्याय के तहत उस पर कानून बना सकती है। जैसे कि मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊं। एग्जाम्पल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले आए कि एक्सीडेंट के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे एक्सीडेंट जिसमें शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में निर्णय दिया कि जितने भी हाईवेज़ हैं उनके 500 मीटर के दायरे में, हाईवेज़ के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री गैर कानूनी है। ठीक है, तो उन्होंने कानून पारित कर दिया, यानी नियम बना दिया। तो ये संसद की विधि द्वारा बना हुआ नहीं था, इसे आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। तो इसका पालन कैसे होगा? जैसे संसद की विधि का पालन होता है, इसी तरह इसके आदेश का, इसके बनाए हुए कानून, नियम का पालन किया जाएगा। तो आपको समझ में आया? पूर्ण न्याय का मतलब होता है जब कोई विषय जिसमें संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है,
सुप्रीम कोर्ट उस पर कानून बना सकता है, ठीक है, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। 2016 में उसने हाईवेज के 500 किलोमीटर तक शराब की बिक्री को गैर कानूनी सिद्ध कर दिया, ठीक। उसके बाद आता है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपसे, भविष्य में भी पूछा जा सकता है, फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कभी कभार हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 143, ठीक है, ये प्रावधान करता है, सलाहकारी अधिकार देता है, ठीक है, सलाहकारी शक्ति, बहुत ध्यान से समझनी है, सलाहकारी शक्ति। इसके तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार है, ठीक है। किस संबंध में सलाह मांगेंगे, जैसे राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत सलाह मांगने का अधिकार है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। राष्ट्रपति 2 विषयों पर सलाह मांग सकते हैं, ठीक है। पहला है जब संविधान या विधि से संबंधित कोई प्रश्न होगा, ठीक है, संविधान या विधि से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से। इसी तरह जब कोई लोक महत्व का या सार्वजनिक हित का, सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक हित या लोक महत्व का कोई विषय होगा तो उस पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय जान सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, जब संविधान या विधि का कोई प्रश्न होगा तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है, ठीक है। जब संविधान या विधि का कोई प्रश्न होगा तो यहाँ पर बाध्यकारिता लगाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना जो सलाह है, परामर्श है, देना ही अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन जब सार्वजनिक या लोक हित का कोई विषय है और उस पर राष्ट्रपति ने उनकी राय मांगी है तो वो उनको सलाह दे सकते हैं या मना भी कर सकते हैं। तो आपको समझना है कि संविधान और विधि के संबंध में बाध्यकारिता लगाई गई है, क्योंकि संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है, सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए उसको संविधान के संबंध में कोई विषय है उसके संबंध में अपनी सलाह देनी है। लेकिन अगर कोई सार्वजनिक हित का विषय है, सार्वजनिक हित का विषय है और राष्ट्रपति ने इस पर उनकी राय मांगी है तो वो अपना परामर्श दे भी सकते हैं और उससे इनकार कर भी सकते हैं। एक तो बात ये समझ आई। दूसरी बात, क्या राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, तो नहीं, राष्ट्रपति उनकी सलाह मांगने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वो संवैधानिक महत्व की पर दी गई सलाह हो या सार्वजनिक महत्व पर दी गई सलाह हो, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक में बाध्य है देने के लिए, दूसरे में बाध्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 144। ये कहता है कि जितने भी भारतीय क्षेत्र में, भारतीय राज्य में जितने भी न्यायिक प्राधिकरण हैं, जितने भी न्यायालय हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के संचालन में सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे, ठीक है। यानी इसके कार्य में इसकी सहायता करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के संचालन में उसकी सहायता करेंगे ताकि एकता का भाव बना रहे। इसीलिए इसमें 144 में ये प्रावधान किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे कौन, निचली अदालतें। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं तो मैंने बता दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 145, ठीक है। आर्टिकल 145 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, अपने लिए नियम बनाने का अधिकार है, यानी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के लिए नियम बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 145 में। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 146। आर्टिकल 146 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों को, ठीक है, खुद नियुक्त करेगा। कर्मचारियों की नियुक्ति, ठीक है, कर्मचारियों की नियुक्ति, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सीजीआई द्वारा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा अपने कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों की और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 147 में न्यायालय की व्याख्या की गई है, बस इसमें लिखा हुआ है केवल व्याख्या, ठीक है। उपरोक्त जो हमने पढ़े उनकी व्याख्या। तो इम्पोर्टेंट कौन सा है जो आज हमने पढ़े, आर्टिकल 141, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय द्वारा जितने भी आदेश, नियम, विधि बनाई गई हैं, कानून बनाए गए हैं या जो निर्णय दिए गए हैं वो सभी निचले अदालतों पर बाध्य होंगे, उनको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा
पूर्ण न्याय मैंने आपको समझा दिया। पूर्ण न्याय का मतलब है संसद ने अगर किसी विषय पर कानून नहीं बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर नियम कानून बना सकती है, और वो जब तक कानून बना रहेगा जब तक संसद उस पर कानून नहीं बना देती। ठीक है, इसमें भी उतना ही बल होता है जितना संविधान संसद द्वारा बनाए गए कानून में होता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 143 सलाहकारी शक्ति देता है। इन दोनों का जो मैंने आपको अंतर बताया है, डिफरेंस बताया है, इसको ध्यान रखना है कि संवैधानिक मामलों पर मांगेंगे तो बाध्यकारी है देना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंतिम व्याख्या करता होता है किसका, संविधान का। लेकिन सार्वजनिक हित पर मांगेंगे तो वो उनकी मर्जी है, वो देना चाहते हैं या नहीं। ठीक, इसके बाद के आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिए। इसमें सहायता के लिए कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगी निचली अदालतें। 45 मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद 46 में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान, 47 में व्याख्या की गई है। ठीक, इसके बाद इसको PDF से एक बार कंप्लीट कर लेंगे। 140 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 140 जिसमें संसद को न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान किया गया है कि वो ऐसे कानून बना सकती है जो न्यायालय की सहायता करें। इसके साथ 41 में आबद्ध कर विधियाँ दी गई हैं। आबद्ध कर विधियाँ का मैंने आपको बता दिया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियाँ सभी भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगी। फिर मूल अधिकारों का संरक्षक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि मूल अधिकारों की संरक्षा के लिए 5 रिट जारी कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। इनको मैंने कंप्लीटली मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कौन कौन से रिट में क्या क्या आता है। ठीक है, उसको अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ से जाके कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यायिक पुनर्विलोकन। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। आर्टिकल 137 के तहत आता है, आर्टिकल 137, जिसमें ये जुडिकल रिव्यू है। अच्छा, ये जुडिकल रिव्यू है, वो पुनर्विलोकन की शक्ति थी। पुनर्विलोकन का मैंने आपको बताया था आर्टिकल 137 के तहत। पुनर्विलोकन का मतलब होता है अपने निर्णयों को पलटना। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है जुडिकल रिव्यू, या इसे न्यायिक पुनर्विलोकन भी बोलते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाई गई विधियों की जांच करता है कि संवैधानिक है या नहीं। अगर असंवैधानिक है, संविधान के किसी क्लॉज का उल्लंघन करती है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य है सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने के लिए व्यवस्था की गई है। यदि संघीय या विधान मंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण या कोई ऐसी विधि बन जाती है जो संविधान का अतिक्रमण करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। ठीक है, या तो संविधान के विरुद्ध हो या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो तो वो क्या कहलाया जाएगी, असंवैधानिक हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति को जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। ठीक है, अतः न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का तात्पर्य है कि कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करना। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन 2 शक्तिशाली आधारों यानी संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार है। यानी कि जो संघात्मक व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है उसको प्रस्तावित करती है और मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन करती है, यानी मौलिक अधिकारों को लागू करती है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। इसके तहत किसी के भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता, वरना अगर कोई विधि ऐसी होती है तो क्या हो जाएगा, उसको, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, आबाद कर विधियां मैंने आपको बता दी है। फिर उसके बाद आर्टिकल 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने समक्ष लंबित किसी मामले या विषय में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो पूर्ण न्याय हो। पूर्ण न्याय का मैंने आपको मतलब बता दिया। अगर संसद द्वारा किसी विषय पर कानून नहीं बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट बनाकर उस पर पूर्ण न्याय कर सकता है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति रखता है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देंगे। आर्टिकल 44 भारतीय राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे उसके कार्यवाही की संचालन में, यानी कि उसको उच्चतम न्यायालय को सपोर्ट करेंगे, उसके जितने भी निर्णय हैं, आदेश हैं, उनका पालन करेंगे। तो किस में कहा गया है, अनुच्छेद 144 में। अनुच्छेद 145 कहता है सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय के लिए नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपने लिए नियम बना सकता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 146 प्रावधान करता है कि अपने अधिकारियों का, ये पीछे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति क्या सरकार द्वारा की जाती है, नहीं, सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वयं नियुक्त करता है। ठीक है,
और उनकी सेवा शर्तें, देखो ध्यान रखना है, उनकी सेवा शर्तें भी निर्धारित करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। 147 में व्याख्या दी गई है। इसके साथ आपके जो भारतीय न्यायालय से संबंधित आर्टिकल हैं, यानी कि हमारा पूरा भारतीय न्यायालय कंप्लीट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आर्टिकल 124 से 147 तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, अन्य शक्तियाँ। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो मैंने आपको हेडिंग्स पढ़ाई, अन्य शक्तियाँ और कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का अंतिम व्यवस्थापक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से के निर्वाचन से संबंधित विवाद सीधे जाते हैं, लेकिन मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था ये इसके मौलिक अधिकार में नहीं आते। मौलिक अधिकार या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनसे संबंधित मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन ये मूल क्षेत्र का विषय नहीं है। इसको ध्यान में रखना है, ये एग्जेम्पशन है। ठीक है, फिर इसके बाद ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, यानी यूपीएससी के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं, व्यवहार के आचरण की जांच करता है। उसके संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति अगर यूपीएससी के अध्यक्ष या उसके सदस्यों के आचरण की जांच करने का प्रावधान या शक्ति किसको देते हैं? सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। और वो संबंध में दोषी पाता है, ठीक है, किसको? अध्यक्ष को या सदस्यों को दोषी पाता है और उसके संबंध में किसको? राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि इनको हटाया जाना चाहिए। दुर्व्यवहार का दोषी पाता है और राष्ट्रपति को उनको हटाने की सिफारिश करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। देखो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति बाध्य हैं जब सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी के संबंध में यूपीएससी के अध्यक्ष यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को दोष सिद्ध पाते हैं और उनको हटाने की सलाह देते हैं। ठीक है, लेकिन ये सलाह कब दी जाएगी? जब राष्ट्रपति उनको सलाह देने के लिए मांगते हैं या सलाह उनसे मांगी जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर वो उनसे मांगते हैं और वो दोष सिद्ध पाते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति उनको हटाने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति। इस तरह वे अपने पूर्व के फैसलों को अडिग रहने के बाध्य नहीं है। सामुदायिक हितों न्यायिक हितों से हटकर फैसले दे सकता है। संक्षिप्त में उच्चतम न्यायालय स्वयं सुधार संस्था है। ठीक है, स्वयं सुधार संस्था है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती मामला 1973, उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले को गोलकनाथ मामले में जो फैसला दिया था उसको बदल दिया। किसमें? केशवानंद भारती मामले में। ये मैंने आपको बताया था, पुनर्विलोकन आर्टिकल 137 के तहत इसको शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को मंगवा सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय में कोई मामला लंबित पड़ा है तो उसे अपने पास मंगवा सकता है और उनका निपटारा कर सकता है। ये किसी भी लंबित पड़े मामले या अपील का एक उच्च न्यायालय से यानी कि भारतीय संविधान में अपने पास भी मंगा सकते हैं या अन्य हाई कोर्ट्स में शिफ्ट भी कर सकते हैं कि इस हाई कोर्ट में इतने मामले लंबित हैं तो इसके मामले इधर भेज दिए जाएं। तो ये शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास प्राप्त है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। किस अधीनस्थ न्यायालयों में कौन सा मामला जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, ये किसके पास शिफ्ट करना है, ये अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। इसकी विधियाँ भारत के सभी न्यायालय के लिए बाध्य होंगी। इसकी डिग्री या आदेश पूरे देश में लागू होते हैं। फिर इसके साथ साथ न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उनको कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई हैं। ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, उनको क्या क्या उन्मुक्तियाँ या इम्यूनिटीज़ दी गई हैं। आर्टिकल 121 के तहत संसद पर रोक लगाई गई है। किस चीज़ की? कि संसद में किसी भी जज के आचरण पर चर्चा नहीं होगी। यानी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कोई भी जज किस तरह का आचरण अपनाता है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए आपको इस थोड़े वर्ड्स ध्यान रखने हैं। अगर वो अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए आचरण करते हैं तो इसके संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। कौन कहता है? आर्टिकल 121। लेकिन वहीं आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 संसद को किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने की शक्ति प्रदान करता है। तो महाभियोग से अतिरिक्त, महाभियोग से हटकर कोई भी संसद का सदस्य या संसद में उनके आचरण पर बहस नहीं होगी। तो ये उनको एक उन्मुक्ति या इम्यूनिटी प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण से संबंधित संसद में चर्चा निर्बंधन के बारे में है। इसके अनुसार
उच्चतम, ये उच्च है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों, उच्चतम और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। किंतु जब ऐसा न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद में विचाराधीन चल रहा हो तो उस संबंध में आचरणों पर संसद में चर्चा की जा सकती है। जब महाभियोग चलेगा तो महाभियोग का मैंने आपको आधार बताया था, कदाचार और असमर्थता, तब तो कदाचार की जांच करनी पड़ेगी, लेकिन उससे अतिरिक्त आप उनके कर्तव्य के लिए उनके किए गए आचरण पर बात नहीं उठा सकते। ठीक है, तो ये उनकी एक इम्यूनिटी है जो कौन से आर्टिकल 121 के तहत मिली गई है, ताकि वो अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें। इसी तरह 221 जैसे संसद में उनके आचरण पर चर्चा पर रोक है, उसी तरह विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस के आचरण के लिए चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर रोक कौन सा आर्टिकल में दी गई है? 211 में। ठीक है, 121 के तहत संसद में चर्चा नहीं होगी, 211 के तहत किसी भी विधानमंडल में चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है, ये रहा, विधानमंडल में किसी भी आधार पर चर्चा नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसके बाद मैं एक और आपको शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस जो ईयर क्वेश्चंस थे उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी स्वतंत्रता किस आधार पर निश्चित की गई है संविधान में, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने इसीलिए एक वीडियो का और सोचा है कि इसके बाद मैं आपको एक वीडियो में उसको और कंसाइज करके समझा दूंगी कि न्यायालय की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ आप जब मेंस लिखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यायालय की स्वतंत्रता के संबंध में संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसके साथ आपका जो ये चैप्टर है यहीं ख़त्म हो जाएगा। वो वाली वीडियो सिर्फ आपकी एक नॉलेज के लिए है और आपके एग्जाम में कभी, क्योंकि एग्जाम का कुछ नहीं पता कौन सा पैटर्न कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए वो वाली वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना है। इस वाले के नोट्स ज़रूर से बनाने हैं। आर्टिकल नोट्स जितना मैं लिखती हूँ खुद से बोर्ड पर, आपको उतना ही बनाने, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इसके साथ आपका जुडिशरी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम न्यायिक स्वतंत्रता को देखेंगे कि न्यायालय की स्वतंत्रता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।